हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रीवियस वीडियो में हम देख रहे थे कि प्रोसेस एंड प्रोग्राम के बीच में क्या डिफरेंस है, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया था कि अगर मैं VLC मीडिया प्लेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करूं तो VLC.exe की फाइल हमारे हार्ड डिस्क में इंस्टॉल हो जाती है, वहां पर स्टोर हो जाती है। और जब मैं VLC के आइकन पे क्लिक करता हूं तो उसी फाइल का एक कॉपी बनता है और वो एग्जीक्यूट होने के लिए हमारे रैम में आता है, फिर रैम से वो CPU के पास जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, जब हम किसी प्रोग्राम के आइकन पे क्लिक करते हैं तो उसकी जब एग्जीक्यूटेबल फाइल की कॉपी बनती है, क्यों बनती है मैंने आपको बता दिया, ताकि वो जो कॉपी है वो रन हो और ये फाइल सेफ रहे, राइट। तो दोस्तों, जब भी आप इस तरह की कॉपी क्रिएट करते हैं आइकन पे क्लिक करके, तो हम कहते हैं कि प्रोसेस इज जस्ट क्रिएटेड, और इस स्टेट को न्यू स्टेट कहा जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी भी प्रोग्राम के आइकन पे क्लिक करते हो तो उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूटेबल फाइल की कॉपी बनती है, और जैसी वो कॉपी बनती है तो उस प्रोसेस के साथ कई सारी चीजें एसोसिएट करना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। क्या एसोसिएट करता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में टास्क मैनेजर में दिखाया था कि हर एक प्रोसेस के साथ प्रोसेस आईडी होती है, फिर कौन सा यूजर उसे ओपन कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन होता है, प्रोसेस का नाम होता है, देन उसके बाद वो रैम में कितना जगह ले रहा है वो होता है। तो दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में रखते हैं। और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्या क्या होता है धीरे धीरे हम समझेंगे जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको यह समझना होगा, जैसे आपने आइकन पे क्लिक करके उसकी कॉपी बनाई तो दोस्तों हम कहते हैं प्रोसेस इज जस्ट क्रिएटेड, और उसी समय उसका PCB भी बनता है, यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसके अंदर उस प्रोसेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब क्या होता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ ओपन किए हो, या ऑलरेडी पहले से कुछ प्रोग्राम्स ऑलरेडी यहां पर आपने क्लिक करके रखे हो जो रैम में जाना चाहते हो, यानी उनकी कॉपी बन के रखी है। अब वो एग्जीक्यूट होने के लिए रैम में जाएंगे, रैम से कहां जाएंगे, हमारे CPU के पास। दोस्तों, होता क्या है कि जब आप किसी प्रोग्राम पे क्लिक करते हो तो जब मैंने आपको बताया था कि एक प्रोग्राम के मल्टीपल इंस्टेंस भी हो सकते हैं जो रन होने के लिए जाए। मतलब एक प्रोग्राम पे क्लिक करो तो जरूरी नहीं कि एक प्रोसेस बने, हो सकता है एक प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद उससे 10 प्रोसेस बने। आप कभी क्रोम ब्राउजर ओपन करना, तो जब आप क्रोम ब्राउजर ओपन करोगे तो आप देखोगे क्रोम ब्राउजर के .exe फाइल पे ओपन करने पे सिर्फ एक प्रोसेस नहीं क्रिएट होता, बहुत सारे प्रोसेस क्रिएट होते हैं। हर एक प्रोसेस का अपना अपना टास्क होता है। ओके, तो जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल के जरिए आपको बता ही देता हूँ। तो दोस्तों, ये क्रोम ब्राउजर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने 2 टैब ओपन करके रखा है। अब मैं टास्क मैनेजर में जाता हूँ और मैं देखता हूँ क्रोम से रिलेटेड कितनी सारी फाइल्स एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, कितने सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर यार, जैसे मैं इसको ऊपर थोड़ा लेकर जाता हूँ, देखिए फिर से वापस आता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ पर आप देखोगे यार क्रोम.exe ऐसे कितने सारे फाइल एग्जीक्यूट हो रहे हैं। मतलब जब मैंने क्रोम पे क्लिक किया तो सिर्फ एक प्रोसेस नहीं क्रिएट हुआ, कई सारे प्रोसेस क्रिएट हुए। दोस्तों, ऐसे हर एक प्रोग्राम के बहुत सारे इंस्टेंसेस हो सकते हैं, हर एक इंस्टेंस को हम प्रोसेस कह रहे हैं। अब वो सारे प्रोसेस हमारे CPU के ऊपर रन होने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन सब एक साथ नहीं जा सकते ना, क्योंकि सबसे पहले उसे कहाँ जाना होगा, रैम में जाना होगा, और रैम हमारे पास लिमिटेड होता है। तो इसलिए दोस्तों, ये सारे के सारे जो प्रोसेस है जो रैम में जाना चाहते हैं उन्हें हम क्यू में लगाते हैं, और इस क्यू को हम कहते हैं जॉब क्यू। क्या कहते हैं, जॉब क्यू। अब दोस्तों, ये सारे क्यू में से कौन सा पहले रैम में जाएगा, कौन सा बाद में जाएगा, मतलब ये डिसाइड करना कि जितने लोग भी यहां से रैम में जाना चाहते हैं, ये डिसाइड करने का काम हमारा करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो यहां पर दोस्तों आता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जो डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन सम एल्गोरिथम्स कि कौन सा प्रोसेस रैम में हमारे जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। तो रैम में चीजें एग्जीक्यूट नहीं होती है, रैम से CPU के पास जाती है, लेकिन एग्जीक्यूट होने के लिए पहले रैम में जाना होगा। अब यहां पर आपको एक चीज और समझना होगा कि रैम से CPU के पास कौन जाएगा ये भी डिसाइड करना होता है, क्योंकि CPU अगर आपके पास सिंगल कोर है, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं सिंप्लिसिटी के लिए सिंगल कोर यानी ऐसा प्रोसेसर जिसका एक ही प्रोसेसिंग यूनिट है ही कंसीडर कर रहा हूं, मतलब एट अ टाइम एक ही प्रोसेस रन हो सकता है। तो दोस्तों, अगर मेरे पास यहां पर कोई सिंगल प्रोसेसर है तो उस पर एट अ टाइम एक ही प्रोसेस रन हो सकता है। तो कौन सा प्रोसेस पहले जाएगा और कौन सा प्रोसेस बाद में जाएगा ये भी डिसाइड करना होगा। ये कौन डिसाइड करेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अभी मैं इनके बारे में और डिटेल में बताऊंगा, पहले आप ये समझिए कि सारे के सारे प्रोसेस जो रैम से CPU के पास जाना चाहते हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, सारे के सारे प्रोसेस जो रैम से CPU के पास जाना चाहते हैं उसे हम दोस्तों एक क्यू में रखते हैं, इसका नाम है रेडी क्यू। तो रेडी क्यू जब यहाँ पर मैं कह रहा हूं तो क्यू मतलब फीफो क्यू हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला ही क्यू हो, ये क्यू प्रायोरिटी क्यू भी हो सकता है। आई होप आपने डेटा स्ट्रक्चर में क्यू के टाइप पढ़े होंगे। तो अब ये दोस्तों क्यू बनाया कैसे जाता है ये भी हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में देखने वाले हैं। फिलहाल आपको ये समझना है कि जितने भी प्रोसेस CPU के पास रन होने के लिए जाना चाहते हैं उन सबको हम किस में अरेंज करते हैं, क्यू में अरेंज करते हैं, जिसका नाम है रेडी क्यू। अब दोस्तों, रेडी क्यू से जो चीजें CPU के पास जाएंगी उसे कौन डिसाइड करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो फ्लो है वो क्लियर हुआ रहेगा। एक बार फिर से बताता हूं कि हार्ड डिस्क से प्रोग्राम की कॉपी बनती है,
अब वो कॉपी के साथ हम लोग उस प्रोग्राम का पीसीबी जो है वो एसोसिएट करते हैं, प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक, वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है। कहाँ क्रिएट करता है? रैम के अंदर ही क्रिएट करेगा। लेकिन वो सारे के सारे प्रोग्राम में से सबके सब रैम में जाना चाहते हैं, लेकिन रैम में जगह लिमिटेड है, तो सब लोगों को क्यू में लगाया जाता है, जिसे हम जॉब क्यू कहते हैं। उस जॉब क्यू से चीजें निकालकर रैम में लाने का काम करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये समझना है कि सपोज मेरे पास अगर सिंगल कोर, यहाँ पर तो मैंने i7 दिखा दिया है, मान लीजिए कि एक सिंगल कोर प्रोसेसर है जिसपे एट अ टाइम एक ही प्रोसेस रन हो सकता है, एक ही प्रोसेसिंग यूनिट है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस को रैम में लाकर रखना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे प्रोसेस को रैम में लाकर रखना, ताकि जैसे ही यहाँ पर जो भी प्रोसेस रन हो रहा है, अगर वो वेटिंग स्टेट में चला गया या सपोज वो बीच में अबॉर्ट हो जाता है, तो मैं फटाक से दूसरा प्रोसेस लाकर यहाँ पे रन कराने लगूं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो दोस्तों इसे करने के लिए हम मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का सिंपल अगर आप समझोगे, आगे मैं और बहुत अच्छे से बताऊंगा, तो आपको इस तरह समझना है कि बहुत सारे प्रोग्राम में सीपीयू पे एग्जीक्यूट करा सकूं, इसके लिए मुझे पहले से बहुत सारे प्रोग्राम को रैम में लाकर रखना होगा, ताकि जैसे ही मौका मिले वैसे ही उठाकर मैं सीपीयू के पास भेज दूं। ओके, तो अब ये कैसे भेजा जाता है ये तो हम देखने ही वाले हैं। तो दोस्तों पहले तो आपको इतना समझ आया होगा ना कि अगर मल्टीपल प्रोग्राम यहाँ पे मैं रन कराना चाहता हूँ, अगर कोई प्रोग्राम बीच में वेटिंग स्टेट में चला गया, वेटिंग स्टेट में कैसे जाएगा? सपोज उस प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट एक्टिविटी की जरूरत है। कैसे? सपोज एक प्रोग्राम है जिसे प्रिंटर पे कुछ प्रिंट कराना है, वो प्रिंट होने के बाद ही वो एग्जीक्यूट हो सकता है। तो वो प्रोग्राम वेट करेगा कि प्रिंटर पे कोई चीज प्रिंट हो, तो वो उसको हम वेटिंग स्टेट में डाल देंगे और तब से दूसरा प्रोग्राम उठाकर यहाँ पे रन कराने लगेंगे। तो इस तरह क्या हो रहा है कि एक प्रोग्राम किसी एक्टिविटी के लिए वेट कर रहा है, तब तक सीपीयू खाली है, तो मैं दूसरे प्रोग्राम को उठाकर यहाँ पे रन कराने लगूंगा। तो इस तरह की एक्टिविटी से क्या हो रहा है, मल्टीपल प्रोग्राम आप एक साथ रन करा पा रहे हो। लेकिन आप तभी कर पाओगे जब आपके सीपीयू के यहाँ पर रैम के अंदर कई सारे प्रोसेस जो है वो पड़े होंगे। तो यहां पर कितने प्रोसेस आएंगे ये डिसाइड करने का काम करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। और दोस्तों जितने प्रोसेस यहां पर होंगे, फॉर एग्जांपल यहां पर अगर एट अ टाइम 50 प्रोसेस है, तो मैं कहूंगा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 50 है। समझे? तो जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है वो कौन डिसाइड करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब कितने प्रोग्राम्स में रैम में एक साथ लाके रख सकता हूं मैक्सिमम। तो अब ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कैसे डिसीजन लेता है कि कितने लोग रैम में जाने चाहिए, कौन कौन जाने चाहिए? तो इसके लिए दो कंसेप्ट यूज होता है। दोस्तों दो तरह के प्रोग्राम होते हैं। एक वो प्रोग्राम होता है जो सीपीयू पे ज्यादा टाइम लेता है। अब पहले आपको यह समझना है कि जो हमारा सीपीयू होता है वो बनाया किस पर्पस के लिए गया है। दोस्तों जो हमारा सीपीयू है वो सिर्फ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए बनाया गया। मतलब सीपीयू पे सिंपली कैलकुलेशंस होते हैं। अगर इनपुट आउटपुट एक्टिविटी करनी है ना, फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने अपने कंप्यूटर के साथ कोई सेंसर कनेक्ट किया है, मैंने कंप्यूटर के साथ कोई कैमरा कनेक्ट किया है, उस कैमरे को कोई प्रोग्राम एक्सेस करना चाहता है, तो प्रोग्राम जब कैमरे को एक्सेस कर रहा है या कोई प्रोग्राम जब प्रिंटर को एक्सेस कर रहा है, तो वो इनपुट आउटपुट एक्टिविटी कर रहा है। समझे? उस समय उसको सीपीयू की जरूरत नहीं होती है। सीपीयू पे तो सिर्फ कैलकुलेशंस हो गए, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे। तो दोस्तों सीपीयू पे जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो सिंपली अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं। अगर किसी प्रोग्राम को प्रिंटर, सेंसर, कैमरा यानी और भी कोई दूसरा इनपुट आउटपुट जो भी वहां पर कंपोनेंट होगा उसे एक्सेस करना है, उसके साथ कोई कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए सीपीयू की जरूरत नहीं होती बीच में। जब वो समझो, एक एग्जांपल देकर बताता हूं। एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम एक हमारे हार्ड डिस्क से 100 MB ऑफ डेटा रैम में ट्रांसफर करना चाहता है। अब वो जब डेटा ट्रांसफर हो जाएगा तब वो प्रोग्राम आगे का प्रोसेस करेगा। तो दोस्तों जब वो 100 MB का डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना, तब सीपीयू इन्वॉल्व नहीं होता। वो डेटा वो अपने आप चीजें होती है। उसके लिए एक मॉड्यूल होता है जिसका नाम है DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। मैं आगे आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो सीपीयू पे हम वही एक्टिविटी कराते हैं जो अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन से रिलेटेड हो। समझे? तो जब भी कोई प्रोग्राम यहाँ पर सीपीयू पे दोस्तों रन हो रहा है, तो सिंपली वो क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन को रन कर रहा है जिसमें अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं। समझे? इंक्लूडिंग शिफ्ट, मूव, ये सब। आगे मैं आपको इंस्ट्रक्शंस के टाइप के बारे में बताऊंगा। फिलहाल आपको ये समझना है यहाँ पर कि जब कोई प्रोग्राम यहाँ से यहाँ आ रहा है और बीच में अगर उससे इनपुट आउटपुट एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है, तब वो दोस्तों यहां से निकाल दिया जाएगा। ठीक है? तो मैं आपको क्या कह रहा था कि वो प्रोग्राम जो सीपीयू पे ज्यादा टाइम लेते हैं, उसे हम सीपीयू बाउंड प्रोसेस कहते हैं। और दोस्तों वो प्रोग्राम जो इनपुट आउटपुट एक्टिविटी में ज्यादा टाइम लेते हैं और सीपीयू पे कम टाइम लेते हैं, उसे हम इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोग्राम कहते हैं। इसे एग्जांपल देकर मैं समझाता हूं। मान लीजिए एक प्रोग्राम है मेरे पास जो टोटल जो रन हो रहा है वो 20 सेकंड के लिए रन हो रहा है। 20 सेकंड में से 15 सेकंड उसने इनपुट आउटपुट एक्टिविटी में गवाए। यानी सपोज वो प्रिंटिंग का जॉब कर रहा था, या आप ऐसा समझ लीजिए कि एक प्रोग्राम है जो 15 सेकंड तक हार्ड डिस्क से कोई डेटा ट्रांसफर कराने का काम कर रहा था रैम में। दोस्तों वो जो 15 सेकंड है उसने इनपुट आउटपुट एक्टिविटी में लगा दिए और बाकी के 5 सेकंड उसने बस सीपीयू पे
अपने इंस्ट्रक्शन को रन कराने में लगाया, तो मैं कहूंगा ये जो प्रोग्राम है ये 15 सेकंड इनपुट आउटपुट एक्टिविटी को ले रहा है और 5 सेकंड सीपीयू को बस ले रहा है, तो यानी इनपुट आउटपुट का टाइम ज्यादा हो गया, तो इसलिए कहूंगा ये प्रोग्राम इनपुट आउटपुट बाउंडेड प्रोग्राम है। ठीक है, और दोस्तों सीपीयू बाउंड प्रोग्राम किसे कहेंगे? जो सीपीयू पे ज्यादा टाइम लेगा। फॉर एग्जांपल अगर यही केस उल्टा हो जाता था कि 15 सेकंड तक सीपीयू पे रन होगा, बाकी का 5 सेकंड इनपुट आउटपुट एक्टिविटी में लगाएगा, तो मैं कहूंगा ये प्रोसेस हमारा सीपीयू बाउंड प्रोसेस है। तो आई होप आपको ये क्लियर है कि सीपीयू बाउंड किसे कहेंगे और इनपुट आउटपुट बाउंड किसे कहेंगे। तो जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है इसे ये सब देखना होता है कि जो भी प्रोग्राम ये रैम में लेकर जा रहा है हार्ड डिस्क से उठाकर, वो दोनों को बैलेंस करे, मतलब इनपुट आउटपुट एक्टिविटी में भी ज्यादा टाइम नहीं लगाए और सीपीयू में भी ज्यादा टाइम नहीं लगाए, क्योंकि अगर सीपीयू में ज्यादा टाइम लगाएगा तो बाकियों को चांस नहीं मिलेगा। मान लीजिए एक ऐसा प्रोग्राम है जो इस पे मैंने लाके रख दिया, वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो यार बाकी के लोग बैठे रहेंगे, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे दोस्तों अगर कोई प्रोग्राम इनपुट आउटपुट एक्टिविटी में बहुत टाइम ले रहा है तो सीपीयू खाली पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर प्रोग्राम्स जो है वो सारे के सारे ऐसे प्रोग्राम है जो इनपुट आउटपुट एक्टिविटी में ही ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो सीपीयू कम टाइम के लिए यूटिलाइज होगा। तो इसलिए ऐसा बैलेंस रखना पड़ता है कि सीपीयू भी ज्यादा टाइम के लिए यूटिलाइज हो और इनपुट आउटपुट एक्टिविटी भी मिनिमम टाइम के लिए हो। ओके, तो ये दोनों को बैलेंस करने के लिए दोस्तों लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कुछ एल्गोरिथम यूज करता है जो हम देखेंगे आगे। फिलहाल हमारा यहाँ पर जो मेन फोकस होगा इस चैप्टर में वो होगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर पे, यानी एक बार अगर यहाँ पर सारे प्रोसेस ला दिए गए तो कौन सा प्रोसेस कितने टाइम के लिए इसके पास जाएगा और कब यहां से वो रिमूव होके दूसरा प्रोसेस हम यहां पर लेकर आएंगे, ये सारा डिसीजन दोस्तों शॉर्ट टर्म शेड्यूलर लेता है। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं, बिकॉज यही डिसाइड करता है कि सीपीयू के पास कौन एक्चुअली में रन होने के लिए जाएगा। देखिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने तो बोल दिया कि कौन कौन सीपीयू के पास भेजा जा सकता है, लेकिन भेजने का काम तो ये शेड्यूलर करेगा। तो इसके पास भी कुछ एल्गोरिथम होते हैं जो डिसाइड करता है कि जितने ये प्रोसेस लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने चूज किए हैं उसमें से कौन पहले कितने टाइम के लिए जाएगा, कब उसे हम निकाल सकते हैं, कब दूसरा डाल सकते हैं, ये सब कौन डिसाइड करता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जो आपको अभी आगे समझेगा जब मैं आपको शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बताऊंगा। तो ये पूरे चैप्टर में हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यानी सीपीयू शेड्यूलर के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को देखेंगे, जिसे हम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स भी कहते हैं। दोस्तों टाइम मिलने पर हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कौन कौन सी क्राइटेरिया को देखता है। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू बताया पूरे के पूरे प्रोसेस एग्जीक्यूशन के बारे में। यहाँ पर देखिएगा मैंने रेडी क्यू लिखा हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया ऑलरेडी रेडी क्यू के बारे में कि ये क्यू जो है ये एक्चुअली में फीफो क्यू है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये कौन कौन सा क्यू हो सकता है ये भी हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में देखेंगे। ये क्यू क्या है बेसिकली कि जो लोग भी सीपीयू के पास रन होने के लिए जाना चाहते हैं उन्हें यहाँ पर क्यू में अरेंज होना पड़ेगा। और जब मैं कह रहा हूँ क्यू में अरेंज होना पड़ेगा तो वो पूरे प्रोसेस के प्रोग्राम को नहीं अरेंज होना पड़ेगा, जो पीसीबी है ना, पीसीबी देखिए जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने रेडी क्यू में उन प्रोसेसेस को रखा है जो सीपीयू में रन होने के लिए जा सकते हैं, तो एक्चुअली में रेडी क्यू में मैं पूरा का पूरा प्रोग्राम का कोड नहीं रखता हूँ। रेडी क्यू में जो है वो प्रोग्राम का पीसीबी ब्लॉक होगा। मतलब एक एग्जांपल के लिए सपोज यहाँ पर 5 प्रोसेस लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने भेजे, P1, P2, P3, P4 एंड P5। ओके, तो इन्हें मैं इस क्यू में कैसे अरेंज करूंगा? इनके कोड को नहीं अरेंज करूंगा, इनके पीसीबी ब्लॉक को अरेंज करूंगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है इसको बस ये पता करना है ना कि यहां से कौन सा प्रोसेस उठाकर यहां पे रखा जाए। अब यहां से कौन सा प्रोसेस उठाकर यहां रखना है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया यूज करेगा, जैसे उस प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, वो कितने टाइम के लिए सीपीयू पे एग्जीक्यूट होगा, कितने टाइम के लिए इनपुट आउटपुट एक्टिविटी करेगा, वो सारे क्राइटेरिया को देखकर ये डिसीजन लेता है। तो वो सारी क्राइटेरिया किस में प्रेजेंट है? पीसीबी ब्लॉक में प्रेजेंट है, प्रोग्राम के कोड में थोड़ी ना प्रेजेंट है। प्रोग्राम की सारी इंफॉर्मेशन, जो भी प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन है वो उसके प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक में प्रेजेंट होती है। तो प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक को ही देखकर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिसाइड कर सकता है कि वो प्रोसेस रन होने के लिए उसे भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। आई होप आपको क्लियर है। इसलिए दोस्तों ये जो रेडी क्यू होता है इसके अंदर प्रोसेस का कोड नहीं, प्रोसेस का पीसीबी जो ब्लॉक है वो अरेंज होता है, यानी P1 का पीसीबी ब्लॉक, देन P2 का पीसीबी ब्लॉक, इसे हम अरेंज करते हैं ताकि ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर उस ब्लॉक को देखकर उस प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन पता कर सके और ये डिसाइड कर सके उसे भेजना चाहिए इधर पे कि नहीं भेजना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है। अब उसके अंदर दोस्तों और कौन कौन सी चीजें होती है पीसीबी के अंदर, वो कैसे अपडेट होती है मैं धीरे धीरे बताऊंगा। अभी आप ओवरऑल ये समझ लीजिए कि एक प्रोसेस का सीपीयू तक आने का फ्लो क्या होता है। तो आइए इसी पूरे फ्लो को हम डिटेल में समझते हैं स्टेट डायग्राम के थ्रू। सो दोस्तों यहाँ पर हमने प्रोसेस की जितनी भी एक्टिविटी देखी उसे हम स्टेट डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिक जो भी एक्टिविटी है उसे हम 5 स्टेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली और भी स्टेट्स होते हैं, लेकिन 5 स्टेट प्रोसेस का जो डायग्राम होता है ये बेसिक डायग्राम है, इसे हम लोग समझ लेते हैं। फिर इसी को हम 7 स्टेट में भी एक्सटेंड कर सकते हैं और कई सारे टेक्स्ट बुक में और भी स्टेट्स होते हैं, लेकिन एक बार आपने 5 स्टेट प्रोसेस वाला डायग्राम समझ लिया तो बाकी को समझना आसान होता है। तो देखिएगा सबसे पहला स्टेट जो है प्रोसेस का वो है न्यू स्टेट। ये कौन सा स्टेट होता है? जब आपने अपने प्रोग्राम को क्लिक किया और उस प्रोग्राम की कॉपी बनी और उसका पीसीबी बना,
और उस समय हमारा प्रोसेस जस्ट क्रिएट हुआ था और वो हार्ड डिस्क में प्रेजेंट है। दोस्तों वो स्टेट जिस समय हमारा प्रोसेस जस्ट क्रिएट हुआ है और हार्ड डिस्क में प्रेजेंट है, अभी तक रैम में नहीं आया है, उसे हम कहेंगे न्यू स्टेट। और इस समय दोस्तों प्रोसेस की पीसीबी ब्लॉक बन जाती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, हमारा जो प्रोसेस है वो हार्ड डिस्क से उठकर कहां पर आएगा, रैम में आएगा। अब रैम में लाने का काम कौन करेगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ये मैंने आपको अभी बताया। तो दोस्तों अब क्या होता है, न्यू स्टेट से ट्रांजिशन होती है। न्यू स्टेट क्या है, जस्ट क्रिएटेड। न्यू स्टेट उसे कहते हैं जहां पर प्रोसेस जस्ट क्रिएटेड एंड नॉट लोडेड इनटू मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मतलब रैम में लोड नहीं हुआ है, वो अभी तक हार्ड डिस्क में है। तो दोस्तों अब वो न्यू स्टेट से जाएगा कहां पर, हमारे रेडी स्टेट में। अगर आपको याद हो, मैंने अभी बताया था आपको कि जो रैम है उसके अंदर रेडी क्यू होती है, तो उस क्यू में जाकर वो अटैच हो जाएगा। वो क्यू में अटैच होने का मतलब यही होता है कि प्रोसेस रन होने के लिए रेडी है, उसे उठाकर अब सीपीयू के पास लेकर जाओ। लेकिन लेकर जाने का काम कौन करेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो आपको यह समझना है कि रेडी स्टेट क्या बता रहा है कि प्रोसेस इज इन द मेन मेमोरी एंड प्रिपेयर टू एग्जीक्यूट व्हेन गिवन द अपॉर्चुनिटी। मतलब जब भी उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो रन हो सकता है, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो तैयार है रन होने के लिए। ठीक है, तो यहां पर न्यू से रेडी में ले जाने का काम करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। फिर दोस्तों एक बार रेडी स्टेट में चला गया, यानी रेडी क्यू में अटैच हो गया, फिर उसे सीपीयू के पास लेकर जाकर एग्जीक्यूट कराने का काम दोस्तों जो है, डिस्पैच करना रन होने के लिए सीपीयू के पास, वो काम करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और जब हमारा प्रोग्राम रन होने लगता है, जिसे हम प्रोसेस कह रहे हैं दोस्तों, जब हमारा प्रोसेस रन होने लगता है तब हम उसे कहेंगे वो रनिंग स्टेट में है। ओके, अब दोस्तों एक बार प्रोग्राम हमारा रन हो गया, यहाँ पर मैं प्रोग्राम यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली में क्या यूज करना चाहिए, प्रोसेस। ठीक है, तो जब कोई प्रोग्राम रन होता है तो उसे हम प्रोसेस कहते हैं। तो दोस्तों एक बार जो प्रोसेस हमारा है वो फिनिश हो गया पूरा सारा टास्क परफॉर्म करके, तब हम कहेंगे कि हमारा जो प्रोसेस है वो हमारा एग्जिट स्टेट में चला गया। तो रनिंग स्टेट किसे कह रहे हैं, प्रोसेस इज करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड, मतलब सीपीयू पे रन हो रहा है। एक बार रन होके खत्म हो गया तो उसे हम कहेंगे वो एग्जिट हो गया। अब जो एग्जिट है वो नॉर्मल भी हो सकता है, मतलब सक्सेसफुली रन हो गया पूरा प्रोसेस, या तो एबनॉर्मल भी हो सकता है, बीच में हमें उसे बंद करना पड़ा बिकॉज ऑफ सम इश्यू जो हम आगे देखेंगे। तो जो कोई भी हो, अगर वो एग्जिट स्टेट है तो हम कहेंगे प्रोसेस इज रिमूव्ड फ्रॉम पूल ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोसेस। पूल ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोसेस कौन सा था, ये, यहां से वो रिमूव कर दिया गया, तभी वो एग्जिट स्टेट में जाएगा। तो अगर कोई प्रोसेस एग्जिट स्टेट में चला गया मतलब उसको रैम से निकाल दिया गया। ठीक है, क्यों निकाल दिया गया, या तो वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली, उसकी अब जरूरत नहीं है, या तो उसे निकालना पड़ा बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी रीजंस। ठीक है, आगे हम देखेंगे कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको ये चार चीज समझ गई अच्छे से। ठीक है, अगर आपने कभी वायरस वाला देखा होगा, कोई वायरस रन होने जाता है सीपीयू पे, तो तुरंत अगर एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है तो वो आ जाता है इन्फॉर्मेशन कि कोई फाइल जो है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है वो ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है जो सिक्योरिटी इश्यू ला सकता है। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उस प्रोसेस को सस्पेंड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। राइट, आपने ये चीजें भी ऑब्जर्व की होगी। तो जो एग्जिट वाला स्टेट है वो सक्सेसफुल भी हो सकता है, वो अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। मतलब कोई प्रोसेस रन होने के बाद एग्जिट में जा रहा है, इसका मतलब उसे रैम से निकाल रहे हैं। दो रीजन हो सकते हैं, या तो प्रोसेस रन हो चुका है सक्सेसफुली, या तो अनसक्सेसफुली रन हुआ है लेकिन उसे निकालना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी इशू। तो यहाँ पर ये पूरा अगर आपको चार स्टेट समझ गए, तो एक स्टेट और है जिसे आपको समझना होगा, जो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई प्रोसेस रन हो रहा है, तो बीच में ऐसा कुछ जरूरत हो सकती है कि उस प्रोसेस को अब सीपीयू की जरूरत नहीं है, इनपुट आउटपुट एक्टिविटी की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक ऐसा प्रोसेस है जो रन होते होते सीपीयू पे, अब वो चाहता है कि प्रिंटर में एक फाइल का 10 पेज प्रिंट हो जाए, फिर वो आगे एग्जीक्यूट होगा सीपीयू पे। तो दोस्तों जब तक वो 10 पेज प्रिंट होगा तब तक हम क्या उसको सीपीयू को रोक के रखेंगे, नहीं, क्या करेंगे, उस प्रोसेस को सीपीयू से हटा देंगे और किसी और प्रोसेस को यहां से उठाकर यहां डालेंगे। समझे? तो अब जब उस प्रोसेस को निकालोगे, क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि जब तक वो प्रिंटर के ऊपर 10 पेज प्रिंट ना हो जाए तब तक ये सीपीयू खाली पड़ा था, तो हम किसी और को लाके रन करेंगे, तब तक के लिए उसे वेट करवाएंगे। जैसे ही सीपीयू पे वो प्रिंटर पे 10 पेजेस प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग उस प्रोसेस को फिर से रन करने के लिए ला सकते हैं। नहीं समझे? एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक प्रोग्राम है जो हार्ड डिस्क से 100 MB का डेटा रैम में ट्रांसफर करने के बाद ही एग्जीक्यूट आगे का करेगा अपना जो भी इंस्ट्रक्शन है। तो दोस्तों अगर वो प्रोसेस यहाँ पे रन हो रहा है, अब वो वेट कर रहा है कब तक हार्ड डिस्क से 100 MB डेटा रैम में ना आ जाए, तो आपका सीपीयू भी खाली पड़ा हुआ है, कुछ हो नहीं रहा है और टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो इससे क्या होगा मालूम है क्या, कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम एक और क्यू बनाते हैं जिसका नाम है ब्लॉक या वेटिंग क्यू। ठीक है, ब्लॉक क्यू या वेटिंग क्यू। तो यहाँ पर मैं आपको उस डायग्राम को दिखाता हूं दोस्तों। अगर कोई भी प्रोसेस किसी इवेंट के लिए वेट कर रहा है, इनपुट आउटपुट एक्टिविटी के लिए, किसी भी इवेंट के लिए, अब ये इवेंट ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस तब तक रन नहीं होगा जब तक दूसरा वाला प्रोसेस कुछ मैसेज ना भेजे उसे। मतलब दो प्रोसेस अगर डिपेंडेंट हो कि जब तक वो सामने वाला प्रोसेस वो एक्टिविटी करके मुझे बता ना दे तब तक मैं आगे प्रोसीड नहीं करूंगा, तो ऐसे सिचुएशन में मैं
एक प्रोसेस वेट कर रहा है दूसरे प्रोसेस की कुछ एक्टिविटी के लिए, तो कोई भी टाइप का वेटिंग हो, अगर कोई प्रोसेस एक एक्टिविटी के लिए वेट कर रहा है और जब तक वो एक्टिविटी हो ना जाए तब तक वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा एग्जीक्यूशन, तो दोस्तों ऐसे प्रोसेस को हम सीपीयू से उठाकर, मतलब रनिंग स्टेट से उठाकर एक नए स्टेट में लेकर आते हैं, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर ब्लॉक्ड स्टेट। और क्या लिखा गया है, प्रोसेस कैन नॉट रन अंटिल सम इवेंट अकर्स। मतलब यहाँ पर क्यों लाया गया, क्योंकि वो रन ही नहीं हो रहा था एक इवेंट की वजह से। जब वो इवेंट हो जाएगा तब हम उसे उठाकर रन करने के लिए लेकर जाएंगे। लेकिन दोस्तों जब सपोज ये जो प्रोसेस है ये जिस एक्टिविटी के लिए वेट कर रहा था वो एक्टिविटी सपोज फिनिश हो गई, जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रोसेस अगर समझ वेट कर रहा है कि हार्ड डिस्क से 100 MB डेटा रैम में आ जाए, और सपोज रैम में आ गया 100 MB, तब हम लोग क्या करेंगे, उस प्रोसेस को जिसे हमने ब्लॉक किया था उसे उठाकर रेडी स्टेट में लेकर चले जाएंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, रेडी स्टेट में वही प्रोसेस जाएगा जो किसी भी चीज के लिए वेट नहीं कर रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेडी स्टेट में वही प्रोसेस जाएगा जो किसी भी बाहर की एक्टिविटी के लिए वेट नहीं कर रहा है। तो हम लोग दोस्तों यहां से उठाकर डायरेक्टली उसके रनिंग के पास नहीं लेके जा सकते, वो रेडी में जाएगा। ठीक है, फिर रेडी से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिसाइड करेगा कि उसे अभी लेकर जाना चाहिए कि नहीं लेकर जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कोई यहां पर रन होता रहेगा ना। सब एक एग्जांपल बताता हूं, जब आपने उस प्रोसेस को ब्लॉक किया था, वेट कर रहे थे कि जिस भी एक्टिविटी के लिए वो वेट कर रहा है वो होने के बाद इसे हम रन कराएंगे। दोस्तों उस समय कोई यहाँ पर रन हो रहा है, तो जब इसका जो भी इवेंट था वो हो गया, तो जरूरी थोड़ी ना इसको उठाकर तुरंत यहाँ पर रख दोगे, यार सामने कोई प्रोसेस रन हो रहा है वहां पर, तो क्या करेंगे हम लोग इसको उठाकर रेडी में डालेंगे और फिर शेड्यूलर डिसाइड करेगा कि सामने वाला रन हो गया तब इसे लेकर जाना चाहिए कि नहीं लेकर जाना चाहिए। जो आगे हम एल्गोरिथम्स के थ्रू समझेंगे वो चीजें कैसे होती है। फिलहाल आपको ये समझना है कि एक बार कोई चीज ब्लॉक हो गई तो ब्लॉक से कहां जाती है, रेडी में। कब जाती है, जब जिस इवेंट के लिए वो वेट कर रहा था अगर वो इवेंट हो गया तब दोस्तों, अगर वो इवेंट अकर्स हो गया तब वो रेडी में चला जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा एक्टिविटी जो 5 स्टेट है वो समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक चीज और आपको समझनी है कि कोई भी चीज अगर सपोज रन हो रही है, ठीक है, और वो रन होते समय एक इमरजेंसी वाला प्रोसेस आ गया जिसे तुरंत इस पे रन कराना है। एक एग्जांपल बताता हूं, सपोज लैपटॉप में बैटरी जो है वो क्रिटिकल है, मतलब जस्ट शट डाउन हो सकता है, तो दोस्तों यूजर को तुरंत इंफॉर्मेशन दिखाना होता है कि आपकी बैटरी बहुत क्रिटिकल है, आप तुरंत चार्जर कनेक्ट करो। तो जो भी प्रोसेस यहाँ पे रन होता होगा ना, उसे तुरंत निकालकर वो क्रिटिकल जो मैसेज दिखाएगा डिस्प्ले पे वो वाला प्रोसेस रन कराना होगा। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जिस प्रोसेस को मैं यहाँ से निकाल रहा हूं वो किसी इवेंट के लिए वेट नहीं कर रहा था, उसको हमने जबरदस्ती निकाला। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा प्रोसेस जो किसी के लिए वेट नहीं कर रहा था लेकिन उसे जबरदस्ती निकालना पड़ा बिकॉज ऑफ सम इशू। एक और एग्जांपल बताता हूं, सपोज मैं कोई प्रोसेस रन करा रहा था, एक दूसरा प्रोसेस आया जिसकी प्रायोरिटी से ज्यादा है, और मैंने क्या किया, उस प्रोसेस को कट कर, उस प्रोसेस को हटाकर अब उसको रन कराना चालू किया। लेकिन जिससे मैंने हटाया उसे क्यों हटाया, बिकॉज ऑफ सम अदर प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी से ज्यादा थी या जिसको रन कराना बहुत ही ज्यादा अर्जेंट था। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, उसे रनिंग से ब्लॉक में नहीं लेकर जाएंगे, ब्लॉक में वही प्रोसेस जाएगा जो प्रोसेस किसी बाहरी एक्टिविटी के लिए वेट कर रहा है। जैसे एक प्रोसेस वेट कर रहा है जब तक बाहर की इनपुट आउटपुट एक्टिविटी ना हो जाए या बाहर का कोई प्रोसेस आके मुझे बताए ना, तो अगर कोई प्रोसेस किसी और एक्सटर्नल एक्टिविटी के लिए वेट कर रहा है तब वो ब्लॉक में जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रोसेस को मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी या बिकॉज ऑफ सम हायर प्रायोरिटी प्रोसेस, तो दोस्तों उसे हम रनिंग से कहां लेकर जाएंगे, रेडी में लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि रेडी में वो हर एक प्रोसेस जा सकते हैं जो मैं किसी भी समय रन करा सकता हूं, वो किसी बाहरी एक्टिविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एक और अच्छे से समझिए, देखिए अगर कोई प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में है तो क्या आप उसे तुरंत रन करा सकते हैं, क्या नहीं करा सकते। क्यों, क्योंकि वो वेट कर रहा है किसी एक्टिविटी के लिए। लेकिन अगर कोई प्रोसेस रनिंग रेडी स्टेट में है ना, तो उसे आप किसी भी समय रन करा सकते हैं बिकॉज रेडी स्टेट में वही प्रोसेस जाएंगे जो किसी भी बाहरी एक्टिविटी के लिए वेट नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने किसी प्रोसेस को निकाला बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी या बिकॉज ऑफ सम हायर प्रायोरिटी प्रोसेस, तो उसे जब आप निकाल रहे हैं तो उसे अगर आप यहां पे रखेंगे तो उसका क्या मतलब होगा कि वो प्रोसेस किसी एक्टिविटी के लिए वेट कर रहा है, जबकि वो किसी एक्टिविटी के लिए वेट ही नहीं कर रहा है। उसे आप इवन अगर निकालते नहीं थे वो सक्सेसफुली आगे रन होता था, इसलिए हम उसे निकालने के बाद यहां नहीं रखेंगे, यहां रखेंगे, समझे। यहां रखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस प्रोसेस को फिर से रन कराया जा सकता है किसी भी समय जब आप चाहो, जबकि यहां पे रखी गई चीजों को आप किसी भी समय रन नहीं करा सकते जब तक वो बाहरी इवेंट के लिए जिसके लिए वेट कर रहा था वो अकर ना हो जाए। आई होप आपको क्लियर है। तो दोस्तों अगर कोई प्रोसेस यहां से उठाकर यहां रखा जा रहा है तो उसे हम कहते हैं प्रीएम्पशन। क्या कहते हैं, प्रीएम्पशन। और ऐसा एल्गोरिथम जो हमारे प्रोसेस को यहां से उठाकर यहां रख सकता है उसे हम प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम कहते हैं। आई होप आपको ये समझा होगा कि प्रीएम्प्टिव किसे कहा जाता है। तो अभी मैं आपको और डिटेल में आगे बताऊंगा जब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में बताऊंगा। पहले आप ये समझिए कि यहां से यहां प्रोसेस कब जाएगा, जब वो एक्सटर्नल एक्टिविटी के लिए वेट करेगा।
यहां से यहां कब जाएगा, जब वो किसी और प्रोसेस की वजह से प्रीएम्प्ट हो रहा है, समझे, मतलब रिमूव किया जा रहा है। तो एक और सिनेरियो यहाँ पर कि जो दोस्तों टाइम शेयरिंग सिस्टम होते हैं ना, उसमें सारे प्रोसेस को इक्वल इंटरवल पे हमें एग्जीक्यूट कराना होता है। मतलब समझो 10 प्रोसेस है, तो ऐसा भी नहीं करोगे कि एक प्रोसेस को 1 घंटे के लिए रन ही करा दिए, नहीं, सबको चांस दिया जाएगा। मतलब अगर 10 प्रोसेस है तो पहले प्रोसेस को 10 सेकंड के लिए रन करो, फिर दूसरे को 10 सेकंड के लिए रन करो। तो ये होता है टाइम शेयरिंग सिस्टम, सारे प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा चांस मिलता है। तो क्या होगा, एक प्रोसेस उठाकर यहाँ गए, वो 10 सेकंड के लिए रन हुआ, फिर हम उसको निकाल कर यहाँ रख देंगे वापस रेडी में, फिर दूसरे को लेकर जाएंगे, उसको 10 सेकंड के लिए रन करेंगे। तो ऐसा क्या होगा, सबको चांस मिलेगा। लेकिन जब आप एक प्रोसेस को 10 सेकंड के लिए रन कर रहे हो और फिर से उसे उठाकर यहाँ पे रख रहे हो, तो यहाँ पर क्यों लेकर आए, यहाँ पर क्यों नहीं लेके गए? बिकॉज दोस्तों जब हम उसको निकाल रहे हैं तो वो किस वजह से निकाल रहे हैं? क्या वो किसी इनपुट आउटपुट एक्टिविटी के लिए वेट कर रहा है क्या, या किसी बाहरी इवेंट के लिए वेट कर रहा है क्या? नहीं, उसे हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि बाकी को चांस दे सके इसलिए। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर मेरे पास 2 प्रोसेस है, P1 एंड P2, ठीक है। और P1 जो है उसको चाहिए 10 सेकेंड रन होने के लिए, और जो P2 है उसको चाहिए 15 सेकेंड रन होने के लिए। और यहाँ पर जो मेरा शेड्यूलर है, जो रेडी स्टेट से प्रोसेस को रनिंग स्टेट में लेकर जा रहा है, वो कुछ इस तरह काम कर रहा है कि कोई भी प्रोसेस अगर 5 सेकेंड तक रनिंग स्टेट में है तो उसे हम रिमूव करके दूसरे प्रोसेस को चांस देंगे। मतलब क्या होगा कि इनिशियली सपोज मैं P1 को उठाकर यहाँ पर लेकर जाता हूँ CPU पे रन होने के लिए, तो जैसे ही वो 5 सेकेंड तक रन होता है तो उसे मैं रिमूव करूंगा, और इस समय मैं कहूंगा कि यार वो प्रोसेस का टाइम आउट हो गया। तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, टाइम आउट होना। और टाइम आउट जैसे ही होगा हमारा प्रोसेस, तो हम उसे क्या करेंगे, यहां से उठाकर रेडी में लेकर आ जाएंगे। तो दोस्तों P1 को जो है वो 10 सेकेंड चाहिए था, जिसमें से 5 सेकेंड वो रन हो गया। 5 सेकेंड के बाद हम उसे रिमूव करेंगे बिकॉज टाइम आउट हो चुका है, क्योंकि शेड्यूलर जो है उसका एल्गोरिथम ही कुछ ऐसा है कि वो 5 सेकेंड तक ही किसी को रन होने दे रहा है। ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। ये टाइम क्वांटम वाला मैं कंसेप्ट आगे आपको समझाऊंगा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में। तो दोस्तों जैसे ही 5 सेकंड के लिए P1 रन हो जाएगा, तो उसके लिए बचा कितना सेकंड रन होने के लिए, 5 और सेकंड। लेकिन अब किसे चांस दिया जाएगा, P2 को, क्योंकि P2 भी वेट कर रहा था। तो P2 को दोस्तों यहाँ पर लेकर आएंगे, उसे 5 सेकंड तक रन करेंगे CPU पे, और अब उसे कितना सेकंड और चाहिए, 10 सेकंड। लेकिन उसे आगे और 10 सेकंड नहीं दिया जाएगा, अब उसे रिमूव कर दिया जाएगा, बिकॉज हर एक प्रोसेस को एट अ वन टाइम 5 सेकंड ही दिया जा रहा है। तो टाइम आउट होगा और P2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा रेडी में। अब दोस्तों जो P1 है उसे 5 सेकंड और चाहिए, तो उसे हम निकालेंगे। लेकिन अब ये ऑब्जर्व करो यहाँ पर कि हमने P1 को यहाँ क्यों लेकर आए, यहाँ क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि दोस्तों यहाँ लाने का मतलब ये है कि जब चाहो तब निकालकर आप रन के पास लेके जा सकते हो, बिकॉज P1 किसी बाहरी एक्टिविटी पे वेट नहीं कर रहा है, आप समझे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो प्रोसेस रखे गए रहेंगे ना, उन्हें आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कराने नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहाँ पर वो इसलिए आए हैं कि वो किसी एक्सटर्नल एक्टिविटी के लिए वेट कर रहे हैं। जब तक वो एक्सटर्नल एक्टिविटी ना हो जाए तब तक वो रन नहीं हो सकते। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर देखोगे कि जब P1 5 सेकंड के लिए रन हो गया और उसे आप यहाँ पर उठा के लेकर आए, तो आप कहीं भी किसी भी टाइम पे उसे उठाकर यहाँ से यहाँ पे लेके जा सकते हो, क्योंकि वो बस रन होना चाहता है, वो किसी के लिए वेट नहीं कर रहा है, समझे। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप देखोगे कि जब मैं P2 को यहाँ पे लेके गया, 5 सेकंड के लिए रन किया और खत्म होने के बाद फिर से P2 को यहाँ पे लेकर आया, तो P2 को अब 10 सेकंड बाकी है। लेकिन अब P2 को मैं फिर से रन नहीं करा सकता, क्योंकि P1 अभी कंप्लीट होना बाकी है। तो अब मैं P1 को भेजूंगा यहाँ पर, और बचे हुए 5 सेकंड के लिए रन होगा, और अब P1 फिनिश हो जाएगा, क्योंकि उसको 10 सेकंड ही चाहिए था टोटल। अब दोस्तों जैसे ही P1 फिनिश हो गया, सिस्टम में सिर्फ कौन बचा हुआ है, P2 बचा हुआ है। तो हम P2 को लेकर जाएंगे और फिर से उसे रन कराएंगे 5 सेकंड के लिए। लेकिन दोस्तों क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है, इसलिए हम फिर से उसे 5 सेकंड के लिए कंटिन्यूसली रन करा सकते हैं बिना टाइम आउट किए। आप समझ रहे हैं, टाइम आउट करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि कोई बचा ही नहीं, तो लेकर किसे जाओगे आगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर P2 जब जा रहा है, और लिमिट क्या है कि किसी भी प्रोसेस को हम 5 सेकंड के लिए रन कराएंगे, फिर उसे स्वैप कर देंगे। लेकिन क्यों स्वैप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से किसी और को लेके जा सके। लेकिन कोई जब है ही नहीं, तो हम उसे 10 सेकंड के लिए कंटिन्यूसली रन करा देंगे। जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है। इसे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग कहते हैं, आगे मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि ये P1 P2 में से जब भी किसी को पिक कर रहे हो, तो आप तुरंत पिक करके उसे यहाँ पे लेके जा सकते हो, क्योंकि P1 और P2 किसी भी एक्सटर्नल एक्टिविटी के लिए वेट नहीं कर रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल इवेंट होने के बाद ही हम जा सकते हैं। जबकि दोस्तों अगर कोई प्रोसेस किसी डेटा ट्रांसफर के लिए वेट कर रहा है, वो ट्रांसफर होने के बाद ही वो एग्जीक्यूट हो सकता है, तब जब तक वो इवेंट हो ना जाए तब तक हम उसे रेडी क्यू में नहीं डाल सकते, तो हम उसे ब्लॉक क्यू में डालते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। सो यहाँ पर दोस्तों ये जो 5 स्टेट डायग्राम है, बेसिक डायग्राम है, जो कई सारे टेक्स्ट बुक में होता है। गैल्विन में 5 स्टेट डायग्राम एक्सप्लेन किया गया, लेकिन किसी किसी टेक्स्ट बुक में जैसे विलियम स्टॉलिक में 7 स्टेट डायग्राम भी दिया गया है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इसी 5 स्टेट को हम एक्सटेंड करके 7 स्टेट प्रोसेस डायग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट 7 स्टेट प्रोसेस डायग्राम है, वो 5 स्टेट प्रोसेस डायग्राम का ही एक्सटेंशन है, जिसमें हम 2 एक्स्ट्रा स्टेट ऐड करते हैं रैम की कैपेसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। अब रैम की कैपेसिटी कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसे समझते हैं। देखिए, अब कुछ ऐसा हो सकता है
यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर कोई प्रोसेस न्यू स्टेट में, मतलब हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क से वो जब रैम में आएगा तब उसे हम कहेंगे वो रेडी स्टेट में। लेकिन दोस्तों हार्ड डिस्क से रैम में तभी आ सकता है जब रैम में जगह खाली हो। अब मान लीजिए इतने सारे प्रोसेस ब्लॉक हो गए कि ब्लॉक प्रोसेसेस की पूरी भीड़ लग गई और रैम में जगह ही नहीं बचा है कि कोई न्यू प्रोसेस रेडी स्टेट में आ सके जो सक्सेसफुली रन हो सकता है, जिसे किसी बाहरी इनपुट आउटपुट एक्टिविटी की वजह से वेट नहीं करना पड़ रहा है, उसे चांस मिले तो रन हो सकता है। लेकिन उसे आप रैम में नहीं ला पा रहे हो, क्यों? क्योंकि ब्लॉक, इतने सारे प्रोसेस ब्लॉक हो चुके हैं कि वो रैम में सब पड़े हुए हैं। और दोस्तों जो रैम में ब्लॉक प्रोसेस पड़े हुए हैं वो क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि वो बाहर किसी एक्टिविटी के लिए वेट कर रहे हैं कि बाहर कोई एक्टिविटी हो जाए, इवेंट हो जाए, तब वो रन हो सकते हैं। तो हम क्या ऐसा नहीं कर सकते क्या जब तक वो सारे ब्लॉक स्टेट के प्रोसेस रैम में है तो उन्हें हम उठाकर हार्ड डिस्क में रख देते हैं, और जब वो जिस भी एक्टिविटी के लिए वेट कर रहे हैं अगर वो एक्टिविटी हो जाए तब उसे हम हार्ड डिस्क से उठाकर फिर से रैम में ला देंगे। तो ये किया जा सकता है। तो यही हम करते हैं। क्या करते हैं, जब रैम के अंदर इनसफिशिएंट स्टोरेज हो जाता है कि कोई प्रोसेस रन होने के लिए जाना चाहता है लेकिन नहीं जा पा रहा है बिकॉज रैम के अंदर स्टोरेज नहीं है जितना उस रनिंग प्रोसेस को चाहिए, तब दोस्तों जगह खाली करते हैं रैम में, ब्लॉक्ड वाले प्रोसेस को सस्पेंड करके हार्ड डिस्क में लेकर आते हैं। और जब हम हार्ड डिस्क में लेकर आते हैं इसे, तो एक नया जो प्रोसेस का स्टेट है वो कहलाता है यहाँ पर ब्लॉक्ड सस्पेंड स्टेट। अब यहाँ पर समझिएगा अच्छे से दोस्तों, जो प्रोसेस की मूवमेंट है उसी को यहाँ पर स्टेट का नाम दिया जा रहा है। मतलब जब आपका ब्लॉक्ड प्रोसेस जो रैम के अंदर पड़ा हुआ है उसे उठाकर अगर हम हार्ड डिस्क में रख देते हैं तब तक के लिए, जब तक उसकी एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी के लिए वेट कर रहा है वो इवेंट हो ना जाए, तब तक दोस्तों हम उसे हार्ड डिस्क में रखेंगे। और इस इवेंट को हार्ड डिस्क में रखने के स्टेट को हम कहेंगे ब्लॉक्ड सस्पेंड स्टेट। समझे? पता आपका प्रोसेस किस समय कहां पर है उसी को स्टेट कहा जा रहा है। अब दोस्तों सपोज जो ब्लॉक सस्पेंड प्रोसेस था जो हमारा यहाँ पर हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, जिसे हम कह रहे हैं ब्लॉक सस्पेंड स्टेट में है, वो जिस एक्टिविटी के लिए वेट कर रहा था, वो एक्टिविटी सपोज हो जाती है सक्सेसफुली, ठीक है, वो एक्टिविटी अकर हो जाती है, तब हमें क्या करना होगा, उसे फिर से रैम के अंदर लेके जाना होगा, राइट। लेकिन दोस्तों अब उसे अगर हम लोग रैम के अंदर लेकर जाएंगे तो कहाँ लेकर जाएंगे, क्योंकि उसकी एक्टिविटी हो चुकी है, तब उसे हम डायरेक्टली रेडी में लेकर जाएंगे, क्योंकि जिस इवेंट के लिए वो वेट कर रहा था वो इवेंट हो चुका है, मतलब अब वो रन हो सकता है। अगर वो अब रन हो सकता है, किसी और एक्टिविटी के लिए वेट नहीं कर रहा है, तब हम उसे उठाकर कहाँ रख देंगे, रेडी स्टेट में रख देंगे। लेकिन सपोज ऐसा होता है कि वो इवेंट नहीं हुआ, जिस इवेंट के लिए वो वेट कर रहा था वो इवेंट हुआ नहीं, और हमारा प्रोसेस हार्ड डिस्क में ही प्रेजेंट है, लेकिन जो रैम है हमारा उसके अंदर जगह खाली हो चुकी है। मतलब उस प्रोसेस को उठाकर जिसे हमने हार्ड डिस्क में लाया था ब्लॉक से, उसे हम फिर से ब्लॉक में लेकर जा सकते हैं बिकॉज रैम के अंदर जगह खाली हो चुकी है। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है कि ब्लॉक वाला जो प्रोसेस की लिस्ट थी और रैम के अंदर जगह खाली है, तो जिसे हमने ब्लॉक से यहाँ लाया था उसे हम फिर से वापस उठाकर यहाँ लेके जा सकते हैं बिकॉज नाउ स्पेस इज यहाँ पर रैम के अंदर सफिशिएंट है। ओके, तो व्हेन सफिशिएंट स्पेस इज अवेलेबल इन द रैम, तो हम फिर से ब्लॉक सस्पेंड प्रोसेस को उठाकर ब्लॉक स्टेट में लेके जा सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब होता है हार्ड डिस्क से उठाकर फिर से रैम में लेकर जाना। लेकिन दोस्तों अगर हम वो कोई प्रोसेस ब्लॉक सस्पेंड स्टेट में है और वो जिस एक्टिविटी के लिए वेट कर रहा था वो एक्टिविटी अकर हो गई, ठीक है, और रैम के अंदर अगर जगह खाली है तो उसे हम डायरेक्टली रेडी में लेकर जा सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। अगर दोस्तों ऐसा कुछ होता है कि रेडी स्टेट में इतनी ज्यादा भीड़ लग गई है, मतलब बहुत सारे प्रोसेस आपने क्रिएट किया और भर भर के सब हमने रेडी स्टेट में ला दिए, कौन लेकर आएगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। सो अगर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने बहुत सारे प्रोसेसेस रेडी स्टेट में ला दिए और रैम के अंदर इतनी ज्यादा जगह भर गई, इतने सारे प्रोसेस हो गए कि भाई जो रन हो रहे थे ना उनको ही सफिशिएंट स्पेस नहीं बचा है रैम के अंदर, तब क्या करना होगा, तब हमें रेडी में से कुछ प्रोसेस उठाकर वापस से रैम में लाना होगा। और ऐसे स्टेट में हम प्रोसेस को कहेंगे रेडी स्टेट से उठाकर वापस से हार्ड डिस्क में लाना होगा, नॉट रैम। रेडी स्टेट दोस्तों ऑलरेडी प्रोसेस रैम में है, तो दोस्तों रेडी स्टेट यानी प्रोसेस रैम में है, उन्हें उठाकर हार्ड डिस्क में वापस लेकर आना, क्योंकि रैम के अंदर ज्यादा जगह नहीं बची हुई है, इसे हम कहेंगे रेडी सस्पेंड स्टेट। दोस्तों रेडी स्टेट से प्रोसेस को सस्पेंड करके रेडी सस्पेंड स्टेट में लेकर आना, ये एक्टिविटी कहलाएगी कि हमारा जो प्रोसेस है वो अब नए स्टेट में गया है जो है रेडी सस्पेंड स्टेट। आई होप इट इज क्लियर। लेकिन समझो कुछ समय के बाद जगह बन जाती है रैम के अंदर और आपका प्रोसेस रेडी स्टेट में जा सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसे हार्ड डिस्क से उठाकर कहाँ पे रख देंगे, रेडी स्टेट में रख देंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, एक्टिवेट करके उसे, एक्टिवेट का मतलब है फिर से हार्ड डिस्क से कहाँ लेकर जाना, रैम में लेकर जाना, बिकॉज रैम में सफिशिएंट स्टोरेज है। अब यहाँ पर ये समझिएगा, ये दोनों के बीच में रिलेशन समझते हैं दोस्तों। यहां से यहाँ प्रोसेस क्यों आया, क्योंकि हमारा प्रोसेस किसी एक्टिविटी के लिए वेट कर रहा था और रैम के अंदर जगह नहीं खाली है, तो हम उसे हार्ड डिस्क में उठा के रख देंगे कि भाई तू हार्ड डिस्क में वेट कर, ठीक है।
अब वो हार्ड डिस्क में वेट कर रहा है। अब मान लीजिए कि वो जिस एक्टिविटी के लिए वेट कर रहा था वो एक्टिविटी हो गई, ठीक है, लेकिन अगर एक्टिविटी हो गई तो हमें उसे लेकर कहाँ जाना चाहिए था, रेडी में लेकर जाना चाहिए था, क्योंकि उसकी एक्टिविटी हो गई है। लेकिन रेडी में नहीं ले जा सकते हैं बिकॉज जगह नहीं खाली है रैम के अंदर। तो हम क्या करेंगे, बिकॉज वो प्रोसेस रेडी है मतलब उसे और कुछ नहीं चाहिए, तो लेकिन हार्ड डिस्क में नहीं, सॉरी रैम में नहीं लेकर जा सकते क्योंकि रैम में जगह नहीं खाली है। तो हम दोस्तों उस प्रोसेस को ब्लॉक सस्पेंड स्टेट से लेकर जाएंगे रेडी सस्पेंड स्टेट में, बिकॉज वो जिस एक्टिविटी के लिए वेट कर रहा था वो एक्टिविटी हो चुकी है और उसे अब किसी और एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत नहीं, मतलब बाहरी एक्टिविटी के लिए वेट नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन वो रैम में नहीं जा सकता। तो हम दोस्तों उसे अलग स्टेट में लेकर जा रहे हैं जिसका नाम है रेडी सस्पेंड स्टेट। तो यहाँ पर रेडी सस्पेंड स्टेट याद है क्या था, वो सारे प्रोसेस जो रेडी थे लेकिन रैम में नहीं रख सकते क्योंकि जगह नहीं है, तो उसे हमने यहाँ उठाकर रखा। आपको ये समझना होगा, जब मैं कह रहा हूँ यहाँ उठाकर रखा तो ये चीज है क्या, ये भी बेसिकली एक क्यू है। तो ये सारे प्रोसेस का एक क्यू है, ये सारे प्रोसेस का एक अलग क्यू है। तो कोई प्रोसेस अगर इस क्यू से उठकर इस प्रोसेस कोई प्रोसेस इस क्यू से उठकर अगर इस क्यू में जा रहा है तो उसका सिंपल सा मतलब है कि वो अब रन हो सकता है, वो रेडी स्टेट में है, लेकिन इस समय वो सिर्फ हार्ड डिस्क में है। जब रैम के अंदर जगह खाली हो जाएगी तब उसे हार्ड डिस्क से हम रेडी में लेकर चले जाएंगे, मतलब रैम में लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो रेडी सस्पेंड से रेडी में जाना मतलब हार्ड डिस्क से रैम में जाना, ब्लॉक से ब्लॉक सस्पेंड में जाना मतलब रैम से हार्ड डिस्क में जाना, ब्लॉक सस्पेंड से रेडी सस्पेंड में जाना मतलब हार्ड डिस्क से हार्ड डिस्क में ही रहना, ठीक है। सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो जिस एक्टिविटी के लिए वेट कर रहा था वो एक्टिविटी हो गई। आई होप दोस्तों आपको पूरा 7 प्रोसेस मॉडल समझ में आया होगा। तो यही जो 2 स्टेट हमने ऐड किए, यही 2 एक्स्ट्रा है जो क्यों ऐड किए गए, बिकॉज सफिशिएंट स्टोरेज नहीं था रैम में। रैम की स्पेस हमेशा कमी होती है, लिमिटेड होती है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने इतने सारे प्रोसेस क्रिएट किए, ध्यान से सुनिएगा, न्यू जो अपना स्टेट है वो कहाँ क्रिएट हो रहा है, हार्ड डिस्क के अंदर। जितने भी प्रोसेस आप क्लिक करते हो वो सारे के सारे यहाँ पर जॉब क्यू जो हार्ड डिस्क के अंदर प्रेजेंट हमने आपको दिखाया था, तो उसके अंदर सारे के सारे जो न्यू प्रोसेस है जो आप रैम में लेके जाना चाहते हो वो सारे के सारे हार्ड डिस्क में प्रेजेंट है, राइट। अब दोस्तों हार्ड डिस्क से वो चीजें कहाँ जाएगी, रेडी में जाएंगी, है ना। लेकिन रेडी स्टेट कहाँ पर है, रैम में है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, हार्ड डिस्क में दोस्तों सारे के सारे प्रोसेसेस जब आप पहली बार क्लिक करते हो तो हार्ड डिस्क में उसकी कॉपी बनाई जाती है, तो हम कहते हैं वो चीज़ अभी न्यू स्टेट में है। तो ये न्यू स्टेट कहाँ का लोकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, हार्ड डिस्क का। अब वो प्रोसेस जब रैम के अंदर आएगा तो हम कहेंगे वो रेडी स्टेट में है, राइट। लेकिन अगर दोस्तों रैम के अंदर जगह ही नहीं खाली हो, तो अगर रैम के अंदर जगह ही नहीं खाली हो तो हम उसे क्या लेकर आ सकते हैं, रैम में नहीं लेकर आ सकते, ठीक है। हम लोग एक काम कर सकते हैं, उस प्रोसेस को न्यू से उठाकर रेडी सस्पेंड में रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों रेडी सस्पेंड का क्या मतलब है, वो सारे प्रोसेसेस जो रेडी हैं लेकिन बस रैम में इसलिए नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज रैम में जगह नहीं खाली है। तो यहाँ पर हम लोग एक और दिखा सकते हैं ट्रांजिशन। वैसे तो दोस्तों बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं कुछ पॉसिबिलिटीज आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू से उस प्रोसेस को उठाकर रेडी सस्पेंड में रख देंगे, ठीक है, इस तरह। और एक और मैंने एरो डाउन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। एक तो आपको ये दिख गया जो न्यू से यहाँ पर रेडी सस्पेंड में आ रहा है। दूसरा एरो जो है वो है रनिंग से लेकर रेडी सस्पेंड में। ये कब होगा, ये तब होगा जब कोई प्रोसेस रन हो रहा है, अब रन होने के बाद उसे प्रीम्प्ट कर दिया गया। जैसे मैं आपको प्रीएम्पशन का बताया था यहाँ पर कि जब टाइम आउट होता है या कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आकर रन होना चाहता है तो हम एक प्रोसेस को यहाँ से निकाल कर यहाँ रेडी में लेकर जाते हैं, राइट। सपोज ऐसा कोई सिनेरियो है जिसमें हम एक प्रोसेस को रन कर रहे हैं, एक हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया, तो हमें जो भी प्रोसेस अभी रन हो रहा है उसे निकालना पड़ेगा तो कहाँ रखना पड़ेगा दोस्तों, इस रेडी स्टेट में रखना पड़ेगा। लेकिन सपोज रेडी स्टेट में जगह ही नहीं है, ये रेडी स्टेट याद है आपको कहाँ है, रैम के अंदर। तो दोस्तों हम लोग निकाल तो दिया उस प्रोसेस को, लेकिन वापस से रैम के अंदर नहीं रख पा रहे हैं बिकॉज जगह खाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस, अब आप बोलोगे सर आप रन करा रहे थे तो रन कराने के बाद उसे रैम में रखने के बाद क्यों कर रहे हो, तो रैम में ही है ना प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा दोस्तों, ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हायर प्रायोरिटी का, अभी फिर से मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। एक प्रोसेस है जो रन हो रहा है, ठीक है, एक हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आया तो हमें जो भी अभी रन हो रहा था उसे निकालना पड़ा। अब हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस रन होने लगा, लेकिन जो हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस है ना उसे ज़्यादा जगह चाहिए, तो इसलिए हमें रैम में जगह बनाना पड़ेगा। अब रैम में जगह बनाओगे कैसे, जिस भी प्रोसेस को आपने प्रिम्प्ट किया है उसकी स्पेस रैम से निकाल दो। तो इसलिए वो जो प्रोसेस मैंने भी प्रिम्प्ट किया है यहाँ से, उसे मैं वापस से रेडी में नहीं लेकर जाऊंगा, क्योंकि वापस से रेडी में लेकर जा रहा हूँ मतलब उसे मैं रैम के अंदर ही रख रहा हूँ, उसका कोड रैम के अंदर ही है। तो मैं क्या करूंगा, उसके कोड बिट सबको निकाल कर थोड़ी देर के लिए कहाँ पर रख दूंगा, उसको रख दूंगा रेडी सस्पेंड में जो हार्ड डिस्क में प्रेजेंट है, ताकि रैम के अंदर थोड़ा सा जगह खाली हो जाए। क्या आप इस चीज को समझ रहे हैं, बड़ा ही आसान है यार।
देखो कोई प्रोसेस रन हो रहा था, उसे हमने बीच में निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आया। जो हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आया उसे रैम में ज्यादा जगह चाहिए, लेकिन रैम में जगह है नहीं। हम क्या करेंगे, जिसे अभी निकाला था ना उसे रैम से निकाल देंगे, और उसे रैम से निकाल देंगे तो कहां लेकर जाएंगे? इस रेडी सस्पेंड स्टेट में। रेडी सस्पेंड में क्यों? क्योंकि रेडी सस्पेंड रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्रोसेस जो रन तो हो सकता था लेकिन रैम के अंदर जगह नहीं है। समझे? तो हो सकता है किसी इमरजेंसी में आपको रैम के अंदर जगह बनानी पड़े, तो आपको दोस्तों जो भी प्रोसेस रन हो रहा है उसे निकाल कर, जब आप निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि दूसरा कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आया, या बिकॉज ऑफ सम टाइम आउट। ओके, क्या क्या इवेंट हो सकते हैं जो किसी भी प्रोसेस को प्रिम्प्ट कर सकते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उस प्रोसेस को हम उठाकर या तो यहां रख सकते हैं या तो यहां रख सकते हैं, लेकिन यहां कब रखेंगे? जब रैम के अंदर जगह ना खाली हो, रैम के अंदर हमें स्पेस बनाना हो, तो हम डायरेक्टली रनिंग से कहां लेकर आएंगे? रेडी सस्पेंड में लेकर आएंगे। मतलब पूरी की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी आप देख लोगे तो घुमा फिरा कर यही है कि जो भी एरो आपको दिख रहे हैं ये 2 पिंक कलर में, वो तभी आएंगे जब जगह खाली नहीं होगी। सिंपल। और यहां से रिवर्स कब जाएंगे? जब जगह खाली हो जाएगा रैम में। एकदम सिंपल है। तो दोस्तों इसी के ऊपर हम पूरी की पूरी जो विलियम स्टॉलिंग की बुक है और जो गैल्विन है उसको रीड करेंगे। इसके लिए आपको IMID Pro में कोर्स में एनरोल होना पड़ेगा, जिसके अंदर ये सारी की सारी वीडियोस गैल्विन एंड विलियम स्टॉलिंग की हम इस टॉपिक पे रीड करने वाले हैं और डिटेल में आपको बताएंगे कि यही एक्टिविटी में और पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है और मेन पॉइंट्स क्या है। तो आई होप आपको ये पूरे वीडियो से एटलीस्ट प्रोसेस का स्टेट डायग्राम समझ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी एक्टिविटी को और डिटेल में बुक से रीड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।